ये दुनिया राजा और रानियों की कहानियां बड़े चाव से सुनती आई है। अक्सर कहानियों में एक राजकुमारी अपने सपने के राजकुमार पर अपनी जिंदगी लुटा देती है। ये राजकुमार उसे दुनिया के हर खतरे से, हर मुसीबत से बचाता है, उसका ध्यान रखता है और आखिर में दोनों एक हो जाते हैं और कहानी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। लेकिन नॉर्मा का ऐसी क्लीशे कहानियों से क्या लेना देना? हमारी नॉर्मा की कहानी में तो कोई राजा और राजकुमार नहीं है। नॉर्मा तो खुद ही एक वॉरियर है जिसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में इतनी काबिल, इतनी करेजियस है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जी सकती है। वो कहते हैं ना कि लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू आर प्लानिंग टू डू अदर थिंग्स। नॉर्मा के लिए भी किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। किस्मत जानती थी कि नॉर्मा सारी जिंदगी एक फैक्ट्री में वर्कर बने रहने के लिए तो पैदा नहीं हुई है। वो तो दुनिया में आई है एक नई दास्तान लिखने के लिए, एक ऐसी दास्तान जिसके बारे में अब तक ना तो किसी ने सुना था और ना ही कभी इमेजिन किया था। एक दिन फैक्ट्री में डेविड कोनोवर नाम का एक मशहूर फोटोग्राफर आया। उसे यूएस आर्मी की फर्स्ट मोशन पिक्चर यूनिट ने फैक्ट्री में फीमेल वर्कर्स की तस्वीरें खींचने को भेजा था ताकि उनका मोराल बूस्टअप हो सके। अपने असाइनमेंट के दौरान डेविड कोनोवर की नजर फैक्ट्री में काम कर रही नॉर्मा पर पड़ी। उस दिन यूं तो फैक्ट्री में कई फीमेल वर्कर्स काम कर रही थी, लेकिन उनमें नॉर्मा का ऑरा सबसे अलग था। उसकी पर्सनैलिटी में एक कमाल का अट्रैक्शन था। डेविड की पार की नजरें उस पर अटक गई, जैसे किसी जौहरी की नजर किसी नायाब हीरे पर अटक जाती है। डेविड नॉर्मा के फोटोजेनिक फेस से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने नॉर्मा की कुछ तस्वीरें ली, जिसमें से एक तस्वीर साल 1945 में यांग मैगजीन में पब्लिश हुई। इस तस्वीर ने ग्लैमर वर्ल्ड को एहसास करा दिया था कि उसमें राज करने के लिए एक नई क्वीन एंट्री लेने वाली है। इसके बाद नॉर्मा ने भी फैक्ट्री का काम छोड़ दिया। जनवरी 1945 से उसने डेविड और दोस्तों के लिए मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। एक दिन डेविड ने मशहूर फोटोग्राफर पॉटर हुथ को नॉर्मा की कुछ तस्वीरें दिखाई। उन्हें नॉर्मा की ये तस्वीरें भा गई, अच्छी लगी। उन्होंने नॉर्मा के सामने एक प्रपोजल रखा। वो ये था कि पॉटर नॉर्मा की तस्वीरें लेंगे, लेकिन उन्हें उसका पेमेंट तब ही मिलेगा जब कोई मैगजीन उसकी तस्वीरें खरीदेगी। नॉर्मा इसके लिए राजी हो गई और यहीं से नॉर्मा का मॉडलिंग सफर चल निकला। अगस्त 1945 में पॉटर नॉर्मा को अपने साथ लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल ले गए। यहाँ पर उनकी ब्लू बुक मॉडलिंग एजेंसी की ओनर एमेलाइन स्नीलवी से अपॉइंटमेंट ली। एमेलाइन ने इस मुलाकात के बारे में नोट्स में लिखा, पॉटर उस दिन होटल में अपने साथ एक 19 साल की लड़की नॉर्मा को लेकर आए थे, जो एक सिंपल व्हाइट ड्रेस पहने अपने हाथ में मॉडलिंग पोर्टफोलियो लेकर आई थी। उसका ड्रेस साफ सुथरा, ठीक से आयरन किया हुआ और चमकदार था। नॉर्मा की मासूमियत देखते ही बनती थी। तुम एक मॉडलिंग जॉब के लिए व्हाइट ड्रेस पहनकर आई हो? एमेलाइन ने पूछा, जिस पर नॉर्मा ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। नॉर्मा ने कमरे में लगी मॉडल्स की कुछ तस्वीरों को देखते हुए कहा, ये कितनी सुंदर है, क्या मैं भी किसी दिन आपकी मैगजीन के कवर पर आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, एमेलाइन ने जवाब दिया। फिर क्या था, जल्द ही एजेंसी की फाइलों में नॉर्मा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। हाइट 5'6", ब्लू आईज, परफेक्ट टीथ और ब्लॉन्ड कर्ली बाल। यहीं से नॉर्मा ने प्रोफेशनल मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। कुछ दिनों के बाद नॉर्मा को फीस में $100 मिले। इन पैसों से उसने एक मॉडलिंग कोर्स किया, जिसमें उसने पोजिंग, प्रेजेंटेशन और ग्रूमिंग सीखी। नॉर्मा यानी कि मर्लिन का पहला मॉडलिंग गिग एक ब्लू कॉलर इंडस्ट्री की हॉस्टेस का था, जिसे 1945 के लेबर डे वीकेंड पर लॉस एंजलिस के पैन स्पेसिफिक ऑडिटोरियम में टेलीकास्ट किया गया। एक लंबी सी ड्रेस पहनी मैरिलिन कमाल की लग रही थी। इसके बाद मैरिलिन ने एयरलाइन एडवर्टीजमेंट्स और कुछ मैगजीन के लिए भी शूट्स किए। एक शैम्पू एडवर्टीजमेंट के दौरान एमेलाइन को मैरिलिन के बालों का रंग बदलने का मौका मिल गया। एमेलाइन ने एक दिन मैरिलिन से कहा कि अगर वे और ज्यादा काम चाहती है तो मैरिलिन को अपने बाल ब्लीच कराने होंगे, क्योंकि एमेलाइन का मानना था कि ब्लॉन्ड मॉडल के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। एमेलाइन मैरिलिन से कहती है कि मैरिलिन का चेहरा जरा गोल है, इस पर ब्लॉन्ड हेयर स्टाइल ही सूट करेगा। मैरिलिन इसके लिए राजी हो गई और फिर उसने वो ब्लॉन्ड हेयर स्टाइल अपनाई जिसने दुनिया को उसका दीवाना बना दिया। बताया जाता है कि मैरिलिन ने अपनी हेयरलाइन से विडोज पीक हटाने के लिए इलेक्ट्रोलेसिस का भी सहारा लिया था। जुलाई 1946 में हॉवर्ड ह्यूज ने नॉर्मा की तस्वीरें लाफ मैगजीन में देखी और उसके साथ काम करने का मन बना लिया। उन्होंने नॉर्मा के सामने ये प्रपोजल रखा,
जिसकी खबर उस वक्त की मशहूर गॉसिप कॉलमिस्ट हेडा हॉपर को लग गई। हॉपर ने इसके बारे में अपने अखबार में लिखा तो नॉर्मा रातों रात नेशनल मीडिया में छा गई। इसके बाद नॉर्मा ने कई बड़े फोटोग्राफर्स के साथ काम किया, जिसमें एल्फ्रेड आइजनस्टेड, हेनरी कार्टियर ब्रेसन, रिचर्ड एविटन, इलियट एविट, फिलिप हल्समैन और मिल्टन ग्रीन जैसे बड़े नाम शामिल थे। धीरे धीरे एक सीधी साधी लड़की नॉर्मा बोल्ड होती गई। उसने 2 पीस बाथिंग सूट्स पर भी कई सारी तस्वीरें खिंचाई, जिसने उसे रातों रात मशहूर कर दिया। लेकिन इधर नॉर्मा के पति जेम्स डॉकटी अपनी पत्नी के इस अवतार से खुश नहीं थे। जब वे विदेश से लौटे तो अपनी पत्नी के नए करियर को लेकर के वे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। इसी मुद्दे पर दोनों में बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कुछ ही दिनों में दोनों ने तलाक ले लिया। लेकिन नॉर्मा ने ठान लिया था कि अब वो जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। तलाक के बाद नॉर्मा ने खुद को पूरी तरह मॉडलिंग में झोंक दिया। इसके बाद नॉर्मा की लाइफ में जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नॉर्मा बेकर मैरिलिन मुनरो बन गई। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि नॉर्मा को अपना नाम बदलना पड़ा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड